नमस्कार बच्चों, आज फिर से जो है वो हम लोग मिलने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ में। और इस चैप्टर का नाम है, देखिए, क्लास 10th का ये दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है इतिहास। इतिहास के बारे में जो है वो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास के बारे में और कौन कौन से विषय हैं, उन विषयों के बारे में जो है वो बात की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इतिहास किसे कहा जाता है। तो देखिए, इतिहास का अर्थ केवल तिथियों और घटनाओं का अध्ययन नहीं अपितु जीवन के प्रत्येक पक्षों का अध्ययन होता है। क्या होता है बच्चों? इतिहास का अर्थ होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप डेट्स और तारीखों को याद नहीं करें, तिथियों को याद नहीं करें, अपितु इसका अर्थ जो है वो जीवन के प्रत्येक पक्ष से होता है। अगर इतिहास की शाब्दिक अर्थ की बात की जाए कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है इति प्लस हास्य। इति प्लस हास्य अर्थात ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। इतिहास का अर्थ होता है इति प्लस हास्य अर्थात ऐसा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, देखिए, अब इतिहास बोध की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सामाजिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, धार्मिक इतिहास है, शैक्षणिक इतिहास है, वैज्ञानिक इतिहास है, कलात्मक व सांस्कृतिक इतिहास है। और इन सभी इतिहासों के बारे में जो है वो हमें विस्तार से बात करनी है और विस्तार से इनको समझना है। तो ध्यान दीजिए मेरे साथ में और आगे बढ़ें हम। देखिए आगे, इतिहास के हमें विभिन्न युगों में अपने पूर्वजों के द्वारा की गई, हमें विभिन्न युगों में मतलब समय के अलग अलग दौर के अंदर हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई कौन सी क्रियाएं? सामाजिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक व कलात्मक एवं सांस्कृतिक प्रगति व क्रियाएं जो है वो हमें किसके अंतर्गत पता चलती है? हमें हिस्ट्री के अंतर्गत पता चलती है बच्चों, इतिहास के अंतर्गत पता चलती है। आगे बढ़ेंगे। किसी राष्ट्र के लिए उसका इतिहास बहुत अधिक महत्व रखता है। इस दृष्टि से भारत का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। किसी भी देश के लिए उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है कि वो पहले क्या था, अब क्या हो गया है, अब क्या बन गया है, उसने कितना विकास किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। भारत का इतिहास निरंतर इतिहास रहा है। निरंतर का मतलब निरंतर चलायमान, लगातार जो है वो चलता रहता है। 7000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन काल, 7000 पूर्व से भी पहले का ये जो समय है, उस समय से लेकर अभी तक जो है वो सारी चीज़ें इतिहास की श्रेणी में रखी जा सकती हैं बच्चों। आगे देखिए, यहाँ अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ है जिनमें सिंधु सरस्वती सभ्यता प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। कौन सी बच्चों? सिंधु सरस्वती सभ्यता। और ये सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहलाई? उसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कारण क्या है बच्चों? कारण ये है कि सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। और सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास होने के कारण से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। मुख्यतः इसके दो जो स्थल हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें पहला आता है हड़प्पा और दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। कौन सा बच्चों? मोहनजोदड़ो। ये दोनों ही स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और बड़े ही ज़रूरी है। अगर बात करें इन दोनों की तो वर्तमान में दोनों ही जो है वो कहाँ हैं? पाकिस्तान में स्थित है। 1947 के बाद के समय के बाद हमारे देश की जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद में जो है ये दोनों ही महत्वपूर्ण जगह कहाँ चली गई? पाकिस्तान के अंतर्गत चली गई। आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके साथ ही देखिए, इतिहास प्राचीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, अगर इसके समय की मैं बात करूं तो मुख्यतः इसका समय जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता का वो लगभग 3000 BC यानी कि ईसा पूर्व का माना जाता है। और अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं
या वैदिक समय की अगर मैं बात करूं तो वैदिक समय जो है बच्चों वो 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक का माना जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1000 बीसी के बाद का जो समय है आपको अच्छे से ये ज्ञात होना चाहिए। 600 बीसी का जो समय है वो पोस्ट वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो समय अंतराल को जो रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम समय की सही गति को नहीं जान पाएंगे, माना कि इतिहास जो है वो सिर्फ तिथियां याद करने का काम नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम तिथियां याद करना जो है वो छोड़ दें। तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हें याद करना हमारा काम है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए इसके साथ ही सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जो है वो जानकारी दी हुई है। क्या कि सिंधु सरस्वती सभ्यता किसके किनारे, सिंधु व सरस्वती नदी के किनारे पनपी। और इसकी खोज की बात करें तो हड़प्पा जो सभ्यता है, उस हड़प्पा सभ्यता को खोजने का काम दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, अभी जिसे मैं बता रहा था, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो रखाल दास बैनर्जी ने जो है वो 1922 यानी कि अगले वर्ष ही की थी। तो दोनों की डेट्स और दोनों के जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में आपको याद रखना है, और कौन कौन सी जगहों को इन्होंने खोजा उसके बारे में आपको याद करते चलना है बच्चों। चलिए इसके साथ आगे की जानकारी लेते हैं। देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922, कालीबंगा 1954, बनावली, ये सबसे नए प्रदेशों में है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बनावली जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे नए स्थलों में से एक है और इसकी खोज जो है वो 1997 में की गई थी। सुरकोटड़ा, ये इसकी खोज जो है वो भी नए स्थलों में की जाती है। ठीक है, उसके बाद में लोथल और उसके बाद में धौलावीरा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये शुरू के जो 3 स्थल है ये कहाँ पड़ते हैं, ये गुजरात में पड़ते हैं। बनावली जो है वो हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों, हरियाणा में। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ता है और बाकी के जो 2 स्थल हैं वो वर्तमान दृष्टिकोण से पाकिस्तान में पड़ते हैं बच्चों। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। देखिए हड़प्पा स्थल के बारे में, ये खुदाई के कुछ अवशेष आपके सामने हैं। देखिए पाकिस्तान के पंजाब, ये मत भूलिएगा कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है। जैसे भारत में एक पंजाब है वैसे ही पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पे, कौन सी नदी पर बच्चों, रावी नदी के तट पर जो है वो हड़प्पा स्थल खोजा गया। रावी नदी का एक और नाम हमारे सामने आता है जिसे आप याद रखें, जिसे बोलते हैं परुष्णी नदी। कौन सी नदी, परुष्णी नदी इसे कहा जाता है। तो रावी नदी के किनारे या परुष्णी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास हुआ। विशेषता क्या है इसकी, पूर्वी टीले पर नगर व पश्चिमी टीले पर दुर्ग बने हुए हैं। अर्थात पूर्वी, अगर हम बात करें पूर्व जगह की या पूर्व दिशा की, तो पूर्व की तरफ जो है वो नगर यानी कि जनता जो है उसके रहने की जगह है। और अगर हम बात करें पश्चिमी टीले की, पश्चिमी की तरफ अगर हम बात करें तो पश्चिमी की तरफ जो है वो राजा महाराजा जो है वो रहा करते थे, क्योंकि यहाँ दुर्ग दिया हुआ है और मुख्यतः इतिहास में दुर्ग जो होते हैं वो राजा महाराजाओं के निवास स्थानों को कहा जाता है। आगे देखिए, एक विशाल अन्नागार, हड़प्पा में जो है वो एक विशाल अन्नागार, आज के समय में अन्नागार बोलेंगे बच्चों वेयर हाउस को, जहाँ पर जो चीज़ों को या यूँ कह लीजिए खाने की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें संभाल कर रखा जाता है, जिससे मजबूरन अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े या इमरजेंसी आए तो हम उसका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से कर सके। तो विशाल अन्नागार जो है वो हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य विशेषता रहेगी। कौन सी नदी के किनारे इसका विकास हुआ है, तो इसका विकास जो है वो रावी नदी यानी कि परुष्णी नदी के किनारे इसका विकास हुआ है बच्चों। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ और देखिए मोहनजोदड़ो जो इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जगह है
या स्थान है, पाकिस्तान में है ये भी। पाकिस्तान के सिंध लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। एक जो था वो रावी नदी पर था और दूसरा जो था वो सिंधु नदी पर स्थित है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो देखिए क्या है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है बच्चों? मृतकों का टीला। इस सभ्यता के बारे में ये बात कही गई है कि यह सभ्यता 7 बार बनकर समाप्त हुई। मतलब 7 बार ये सभ्यता बनी और 7 बार ही जो है वो इस सभ्यता का पतन भी हुआ। इसी वजह से इसका अर्थ जो है वो मृतकों का टीला से लिया हुआ है। विशेषता, एक विशाल स्नानागार जो है वो मिला है और इसे बोला जाता है द ग्रेट बाथ। और इसका अर्थ क्या है बच्चों कि विशाल स्नानागार, जैसे आज आप बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स जो हैं वो वाटर पार्क में देखते हैं, वैसे ही स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में देखने को मिला है। और मोहनजोदड़ो की इस सभ्यता के अंतर्गत जो है वो पूजा के समय पे या हो सकता है कोई धार्मिक मेलों के समय में जो है वो इस विशाल स्नानागार का उपयोग किया जाता होगा, जो सामूहिक स्नान के लिए बहुत ही फेमस है।